हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। फ्रेंड्स, आज हम जुलाई 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोशियोलॉजी को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु हैज़ कंटेंडेड that individual who could not fit in did not deserve to flourish। ये किसका तर्क है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं है, फिट नहीं है, वह स्थापित नहीं हो सकेगा, आगे वो बढ़ने का पात्र नहीं है, वो आगे सरवाइव नहीं कर सकता। ये कहना है हर्बर्ट स्पेंसर का। आंसर इज सेकंड। विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव assume that most human gratification is derived from the actions of other humans। जब हम ये कौन से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ये कल्पित किया गया है, अज्यूम किया गया है कि अधिकतर मानवीय परितोषण ग्रेटिफिकेशन, ह्यूमन ग्रेटिफिकेशन के द्वारा दूसरे लोगों की जो क्रियाएं हैं उससे उत्पन्न होती है। मतलब हम जो क्रिया करते हैं वो दूसरे लोगों से की क्रियाओं से ही उत्पन्न होती हैं। ये है एक्सचेंज, जब हम आदान प्रदान करते हैं। आंसर इज सेकंड, एक्सचेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कम्युनिटी। यहाँ पे हमने जब इस तरह के क्वेश्चन जब यहाँ पे नोट लग जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नोट को अंडरलाइन कर लें, क्योंकि हमने इसमें नोट देखना है जो कम्युनिटी की फीचर्स नहीं है। स्पेसिफिक लोकेलिटी, ये इसकी फीचर है कि एक निश्चित कोई विशिष्ट स्थान होना चाहिए कम्युनिटी की। और हिस्टोरिकल हेरिटेज, हिस्टोरिकल हेरिटेज उनकी ऐतिहासिक विरासत। ऐतिहासिक विरासत दो तरह की हो सकती है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त में वो विरासत आ जाती है जैसे मंदिर, मस्जिद, स्मारक स्थान उनके। और अमूर्त में उनकी भाषा, संगीत, ये सब अमूर्त में आता है। ये उनकी हिस्टोरिकल हेरिटेज होती है। और थर्ड है, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड है अ सोशल, रिलीजियस, ऑक्यूपेशनल और अदर्स ग्रुप शेयरिंग कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। जो सामान्य विशेषता है कि हम साझा करते हैं, मूल्य अपने शेयर करते हैं, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। स्मॉल पैचेस ऑफ लोकेलिटीज स्प्रेड ओवर मैनी एरियाज, जो कई क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में फैले होते हैं, स्थान की छोटे छोटे खंडों में फैले होते हैं। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो हमने नोट को ढूंढना था, वो है आंसर 4। ठीक है, आंसर इज 4। नेक्स्ट है लर्न एंड शेयर कल्चरल प्रोडक्ट दैट जस्टिफाई सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर इन गिवन सोसाइटी आर नोन एज। ऐसा बिहेवियर जो कि हमने सीखा हुआ है लेकिन एक समाज में वो निश्चित प्रकार का बिहेवियर होता है जिससे हम जस्टिफाई कर लेते हैं कि वो बिहेवियर क्या कहलाता है, जिससे हम जस्टिफाई करते हैं। वो बिहेवियर है नॉर्म्स, आदर्शक बिहेवियर। नॉर्म्स बिहेवियर होता है एक एक्सपेक्टेड, सोशल एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, एक गाइडलाइन होती है। जैसे हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रात को लेट नहीं आना है, आधी रात को घर वापस नहीं आना है, टाइम से आना है। ये कहीं लिखा तो नहीं होता, लेकिन सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि ऐसा होना चाहिए, तो वैसे ही गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं, उसको नॉर्म्स कहते हैं। और वैल्यू होता है कि ये जनरल बिहेवियर है, जनरल डिजायर्ड बिहेवियर होता है, जो कि जिससे हम गुड बैड का पता लगाते हैं कि ऑनेस्टी है, उसका आचरण कैसा है। जैसे जो ये वैल्यूज़ हैं हमारी, इसके अंदर नॉर्म्स आता है। ठीक है, नॉर्म्स जो है वो ये बताता है कि हमें ये करना चाहिए, ये नॉर्म्स है। और ये है वैल्यूज़, वैल्यू जनरल है। नॉर्म्स में हमें ये करना चाहिए, और वैल्यूज़ है जो जनरल बिहेवियर होता है। कल्चर में जो हमारे सोचने, विचारने, कार्य करने का जो हमारा स्वरूप होता है, हमारे जो गुण होते हैं, उसको कल्चर कहते हैं। कस्टम एक हमारा नियमित तौर पर डेली व्यवहार का पैटर्न है। जैसे हम बड़ों को अभिवादन करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हेलो हाय करते हैं, ये सब हमारा कस्टम में आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्म्स हैं इसकी मैंने वीडियो बना रखी है बेसिक कंसेप्ट में। प्लेलिस्ट में जाएं, उसको देखें
और साथ में मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप उसको देखें और अच्छे से समझें नॉर्म्स क्या होता है। नेक्स्ट है, इन अ सोशल सेटिंग इफ पीपल अज्यूम दैट देयर ओन कल्चर, ग्रुप एंड बिहेवियर आर सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर्स देन इट इज नोन एज। एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं उनकी स्वयं की संस्कृति, अर्थात जो उसकी खुद की संस्कृति है वो श्रेष्ठ है, वो बेस्ट है, और जो दूसरे की संस्कृति है उसको वो रिजेक्ट करता है, उसकी दूसरे की तुलना, ये दूसरा व्यक्ति है इसकी तुलना में वो अपनी संस्कृति को बेस्ट समझता है। ठीक है, अपनी संस्कृति को वो बेस्ट मानता है और दूसरे की संस्कृति को वो हीन समझता है। वो कौन सा रूप होता है, किस रूप में जानते हैं उसको? एथनोसेंट्रिज्म में। एथनोसेंट्रिज्म में होता है कि अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझना और दूसरे की संस्कृति को हीन समझना। जेनोसेंट्रिज्म में है कि इसमें अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ ना समझ के दूसरे की संस्कृति को श्रेष्ठ समझना, ये इसका ऑपोजिट है, एथनोसेंट्रिज्म का ऑपोजिट है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को छोड़ के जब हम विदेशी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हम जेनोसेंट्रिज्म करते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट को अच्छा नहीं समझते और विदेशी प्रोडक्ट को अच्छा समझ के खरीदते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपनी संस्कृति को हीन समझते हैं और विदेशी संस्कृति को श्रेष्ठ समझते हैं, इसको कहते हैं जेनोसेंट्रिज्म। सेल्फ सेंट्रिज्म होता है कि जब हम अपने बारे में या अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं उसको सेल्फ सेंट्रिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म एक विचार, एक आंदोलन है जो ये मानता है कि राष्ट्र को राज्य के अनुरूप ही होना चाहिए। ये एक विचारधारा, एक आंदोलन है नेशनलिज्म। सो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है एथनोसेंट्रिज्म फर्स्ट। A set of beliefs and values that radical reject the society's dominant culture and prescribe an alternative one is called। जब एक ऐसा विश्वास और मूल्यों का सेट है जो ये कहलाता है कि जो प्रभावी संस्कृति है, डोमिनेंट कल्चर है, उसको वो रिजेक्ट करके दूसरा अल्टरनेट जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसको चुनता है। मतलब जो समाज में मुख्य धारा में है उसको वो रिजेक्ट करके, उसके रीति रिवाज को रिजेक्ट करके एक वैकल्पिक ऑप्शन चुन लेता है। वो गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, उसको कहते हैं काउंटर कल्चर। आंसर है इसका थर्ड, प्रति संस्कृति। काउंटर कल्चर उस रीति रिवाज को रिजेक्ट करके एक वैकल्पिक व्यवस्था को चुन लेना। सब कल्चर होता है एक कल्चर के अंदर ही छोटे छोटे कल्चर जो होते हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर आर्मी, नेवी, इनका अपना अपना जो इनका कल्चर है, ये सब कल्चर में आता है। और ईडियो कल्चर है कि जब हम हमारा ये एक विश्वास प्रणाली है, ज्ञान हम जो हमारी नॉलेज है, विश्वास है, रीति रिवाज है, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, समूह में शेयर करते हैं। और गैरी एलन फाइन ने इसको एक मुहावरा संस्कृति कहा है एडियो कल्चर का। A person is a school teacher. He is vice principal, member of a local club and president of village panchayat. All these positions together constitute this. एक व्यक्ति है, उसके बहुत सारे स्टेटस हैं। टीचर है वो एक समय, उसी समय वो एक किसी क्लब का मेंबर भी है, वाइस प्रिंसिपल है वो, और फिर साथ में वो पंचायत का प्रधान भी है। तो ये इसके स्टेटस हैं, डिफरेंट स्टेटस, जिस व्यक्ति के डिफरेंट स्टेटस हैं और उस डिफरेंट स्टेटस के साथ उसके बहुत सारे रोल भी होंगे। ठीक है, मल्टीपल रोल होंगे। एक स्टेटस जो उसको स्टेटस मिला है उसके साथ वो डिफरेंट रोल को वो भी निभाएगा, इसके साथ डिफरेंट रोल होगा और इसके साथ डिफरेंट रोल होंगे। जब एक व्यक्ति के डिफरेंट स्टेटस होते हैं उसके साथ उसको रोल भी डिफरेंट निभाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल स्टेटस। आंसर है थर्ड। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस होता है जो हम, ये दो टाइप का होता है, एस्क्राइब्ड और अचीव्ड। ठीक है, एस्क्राइब्ड होता है जो हमें बाय बर्थ मिलता है और अचीव्ड होता है जो कि हम उसको अचीव करते हैं। जैसे टीचर की पोजीशन पे पहुंचना, उसको हमने अचीव किया है।
एस्क्राइब्ड है, जो हमें बाय बर्थ मिला है, किसी का बेटा या भाई बने हैं, वो एस्क्राइब्ड है। और स्टेटस सेट क्या होता है? स्टेटस सेट में जब एक लड़की वो किसी एक ही स्टेटस में होते हुए उसके बहुत सारे रोल होते हैं, बहुत सारे स्टेटस होते हैं, जैसे वो किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, ठीक है। जब ये स्टेटस उसको सामाजिक स्थितियां मिली होती हैं, उसको हम कहते हैं स्टेटस सेट। और ये रॉबर्ट मर्टन ने दिया था 1957 में। 1957 ने ये रॉबर्ट मर्टन ने दिया था, और उन्होंने स्टेटस सेट और रोल सेट के बीच में डिफरेंस भी बताया है। स्टेटस सीक्वेंस क्या होता है? स्टेटस सीक्वेंस में जैसे कोई पियन है, एक पियन, उसके बाद फिर वो क्लर्क की पोजीशन पे पहुंचा, फिर उसके बाद वो ऑफिसर की पोजीशन पे पहुंचा है, ठीक है। जब वो सीक्वेंस में चल रहा है, परिस्थिति में, अनुक्रम में चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्टेटस सीक्वेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मल्टीपल स्टेटस। आंसर इज थर्ड। Who has given a structural theory of role conflict? रोल कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरल थ्योरी किसने दी है? ये संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है द्वंद्व में, रोल कॉन्फ्लिक्ट में? ये क्या है? रॉबर्ट किंग मर्टन, आर के मर्टन ने। आर के मर्टन ने ये रोल कॉन्फ्लिक्ट जो बताया, उन्होंने बताया कि ये ऑपोजिट डिमांड होती है इसमें। जब एक वर्किंग वूमेन है, जैसे ये टीचर है, तो टीचर को सेम टाइम पे बच्चा बीमार है, उसको दवाई लेने जाना है, और स्कूल में एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना है। तो सेम टाइम पे दोनों ही जो रोल हैं वो ऑपोजिट डिमांड कर रहे हैं। जब ये दोनों रोल ऑपोजिट डिमांड करते हैं तो उसको हम कहते हैं रोल कन्फ्लिक्ट। Who has considered that social structure is made up through the internal structure of role? किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? जो सामाजिक संरचना है उसके अंदर जो भूमिकाएं हैं, जो हम रोल प्ले करते हैं, वो आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती हैं। ये कहना है SF नाडेल का। आंसर है 4। Who has given abridging the role relationship as a mechanism of articulation of role in the role set? ये किसी ने कहा कि भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है। ये किसने प्रतिपादित किया है? आर के मर्टन ने। द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप इनटू मोनाड, डायड एंड ट्राइड। ये ग्रुप की जो क्लासिफिकेशन की है, ये ग्रुप की क्लासिफिकेशन की है मोनाड में, फिर डायड में और ट्राइड में। इसमें एक ही व्यक्ति होता है जो कि अपने आप से बात करता है। एक व्यक्ति को भी उन्होंने ग्रुप में बांटा है। और डायड में 2 व्यक्तियों का ग्रुप है, ट्राइड में 3 व्यक्तियों का ग्रुप है। जबकि ये इस समूह की क्लासिफिकेशन की है जॉर्ज सिमेल ने। आंसर इज सेकंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? जो इनकरेक्ट है हमने उसको मैच करना है। फर्स्ट है समनर। समनर ने दिया है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, ये सही है। मीड का है सिग्निफिकेंट अदर्स, ये भी सही है। कूले प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स दिया है इन्होंने। गिडन्स हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ये जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल है ये दिया है मिलर ने, ठीक है। तो हमारा थर्ड जो है वो रॉन्ग हो जाता है, और वही हमारा आंसर है कि हमने इनकरेक्ट मैच करना है। आंसर इज थर्ड। Who has defined classes as occupational groups created by division of labor and maintained by heredity? हेरिडिटी किसने वर्गों को श्रम के विभाजन, पहले वर्गों को श्रम के आधार पर बांटा है, पहले उसके जो वर्ग बनाए हैं वर्गों को श्रम के आधार पर बांटा है, फिर उसको हेरिडिटरी अनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है।
ये फिर उसके बाद हेरिडिटरी में उसको कन्वर्ट कर दिया, हेरिडिटरी के रूप में उसको परिभाषित किया है। ये परिभाषित किया है जी स्मॉलर ने। आंसर इज सेकंड। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशंस टेक्स प्लेस ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो प्रत्याशित समाजीकरण है वो किसके कारण घटित होता है? प्रत्याशित समाजीकरण होता है कि जब हम दूसरे से कुछ सीखते हैं, उसकी नकल करते हैं, उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। जैसे आर्मी है, जो बच्चा जब कोई भर्ती रिक्रूट होता है उसके बाद वो ट्रेनिंग लेता है तो उसको हम प्रत्याशित कहते हैं, प्रत्याशित समाजीकरण हो रहा है उसका, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वैसा ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है रेफरेंस ग्रुप। दूसरे ग्रुप से, ये जो संदर्भ समूह है, इस ग्रुप से प्रेरित होके, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप से प्रेरित होके वैसा ही बनने की कोशिश कर रहा है, तो इसको कहते हैं रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर। आंसर इज 4। और ये रॉबर्ट मर्टन ने दिया था इसको, रेफरेंस ग्रुप को। हु अकाउंट्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ द स्टेट बाय डिफरेंटेशंस इनटू सोशल क्लासेस विद इन द कम्युनिटी। कौन समुदाय के भीतर, एक कम्युनिटी के अंदर सामाजिक वर्गों में विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं? ये कहते हैं कार्ल मार्क्स। इसका आंसर है सेकंड, कार्ल मार्क्स ने कहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।